उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद टीवी का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी। दुर्ग जिले के नंदिनी की खाली पड़ी खदान में बने विशाल मानव निर्मित जंगल का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। और राज्य सरकार ने भारी बारिश से फसलों को हुई क्षति की जानकारी जिला कलेक्टरों से मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संसद टीवी का शुभारंभ किया। इस साल फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे: संसद तथा लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, योजनाओं का संचालन तथा कार्यान्वयन और भारत की नीतियां, इतिहास तथा संस्कृति के अलावा समसामयिक प्रकृति के मुद्दों, रुचियों तथा विभिन्न सरोकारों से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में दुनिया में सबसे जीवंत संसदीय लोकतंत्र है और ये आयोजन मीडिया तथा लोकतांत्रिक शासन के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी संचार और संवाद में क्रांति ला रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में ये स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद टीवी की टीम ने कई कार्यक्रम तैयार किए हैं जो अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद टीवी संसद और जनता के बीच संचार की एक कड़ी होगा। इस चैनल पर पंचायत और संसद से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी है। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा तथा सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर नियामक बोझ कम होने की आशा है। इन सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार को और बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद बताया कि इस पैकेज से 4G प्रसार को बढ़ावा मिलने और 5G नेटवर्क में निवेश के लिए वातावरण बनने की भी आशा है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 9 संरचनात्मक सुधार, 5 प्रक्रिया संबंधी सुधार और कई राहत उपाय किए गए हैं और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं श्री वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 5 प्रोसेस रिफॉर्म को भी मंजूरी दी गई है।
स्टेट ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वचालित रूप से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। दुर्ग जिले के नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में विशाल मानव निर्मित जंगल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिनी में इस प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की जमीन में लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके लिए DMF तथा अन्य मदों से राशि ली गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ये प्रोजेक्ट देश दुनिया के सामने उदाहरण है कि किस तरह से निष्प्रयोज्य माइंस एरिया को नेचुरल हैबिटेट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह में 83,000 पौधे लगाए गए हैं। 3 साल में ये क्षेत्र पूरी तरह जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये पक्षियों के लिए भी आदर्श रहवास बनेगा तथा पक्षियों के पार्क के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही इस मानव निर्मित जंगल में घूमने के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 97.64% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 25 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,42,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कुल सक्रिय मामलों की दर 1.03% रह गई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.94% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,58,29,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,20,28,000 से अधिक पहला डोज और 38,01,000 से अधिक दूसरा डोज शामिल है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.07% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और शौचालय के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने 31 स्वच्छता जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 28 रथ प्रदेश के सभी 28 जिलों के सभी 28 गाँव में तथा राज्य स्तर पर 3 रथ सभी विकास खंड के एक-एक गाँव में जाकर स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह जागरूकता संदेश का यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को शौचालयों के स्वच्छता और उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये IEC के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को गांव-गांव पहुंचाना, विकासखंडवार पहुंचाना, आज सांकेतिक 31 रथों को रवाना किया गया है। 28 जिले के लिए 28 रथ और 3 अन्य रथ जो कि हर विकासखंड में जाएंगे। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक जागरूकता
जिसकी आवश्यकता न केवल शहरों में स्वच्छता के संदर्भ में प्लास्टिक और उसके उपयोग में उसके उपयोग के बाद फेंके हुए वस्तुओं का कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक सत्यनारायण राठौर, जिला पंचायत रायपुर के सीईओ मयंक चतुर्वेदी, केंद्रीय जल शक्ति सलाहकार डॉक्टर विनय तिवारी और प्रवीण यादव भी मौजूद थे। प्रदेश भर में 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में भी आयुष्मान भारत पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में स्वास्थ्य अमला द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सके। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जगत ने बताया कि आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान जिले के सभी पंजीकृत शासकीय और निजी चिकित्सालयों में आईपीडी तथा ओपीडी के सभी मरीजों और उनके परिवारजनों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग आयुष्मान पखवाड़ा मनवा रहे हैं। अभी जितने भी ओपीडी और आईपीडी के मरीज आते हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से भी प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं और सरकार का जो स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि जिले में आगामी 23 सितंबर को आयुष्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन विकास खंड में विकास खंड दिवस का आयोजन कर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पोष एक्ट लागू हो चुका है। इसके तहत हर एक ऐसे संस्थान जहां 10 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है ताकि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न न हो सके। शाखा कमेटी कहा जाता था, अब 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पोष एक्ट कहते हैं शॉर्ट में, वो लागू हो चुका है और उसके तहत आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है। हर ऐसे संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी उद्योग, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है ताकि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ना हो सके। और यदि ऐसे आंतरिक परिवार समिति बनाए जाते हैं तो उनका डिस्प्ले बोर्ड भी अनिवार्य है। डॉक्टर नायक ने जांजगीर चांपा में मीडिया से बातचीत करते हुए भी बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में 1475 प्रकरणों की सुनवाई की गई है। इनमें से 400 से अधिक प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए हैं। इससे पहले राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नायक, सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। प्रदेश में इन दिनों मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण कई हिस्सों में रुक-रुक कर तेज बारिश हो रही है। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न जिलों में जनहानि सहित मकानों और खरीफ फसलों को नुकसान होने की खबर है। साथ ही सड़क और पुलियों के क्षतिग्रस्त होने से सड़क आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में हो रही बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। जलाशयों में भी जल भराव हो गया है। अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तो पानी अमृत के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे। ऐसे समय में बारिश हुई है तो फसल हमारा बचा है जो खराब होने की स्थिति में थी हमारी फसल, अब वो सुरक्षित हो गया है। बल्कि हमारे बांध जो खाली हो गए थे वो भर गए हैं और भर ही रहा है। कुछ जगह अतिवृष्टि हुई है जिसमें निश्चित रूप से कुछ लोग फंस गए थे। उसको निकालने का काम लगातार जिला प्रशासन और
पूरे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का काम किया। इस बीच राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों से जिले में अब तक हुई वर्षा की स्थिति, बोई गई खरीफ फसलों का राजस्व, ग्रामवार रकबा, खंड और अनियमित वर्षा से फसलों की प्रभावित उत्पादकता की जानकारी 17 सितंबर तक मांगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।